हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सेल किस तरीके से डिवाइड होता है। दो तरीके की डिवीजन मैंने आपको बताई थी जो हमें पढ़नी है। माइटोसिस, जिसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं, नॉर्मल सेल्स में होते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, यानी अगर हमारे पास किसी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो मियोसिस के बाद एक सेल से 4 सेल्स मिलेंगे और सभी सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था सेल की तैयारी, इंटरफेस। यार सेल को डिवाइड होने के लिए दो चीजें करनी है, न्यूक्लियस भी डिवाइड होना है एंड फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना है, सच दैट जो मेरे पास डॉटर सेल्स मिलेंगे उसके पास अपने अपने न्यूक्लियस, अपना अपना डीएनए, अपने अपने सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। सेल को बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी अगर बोला जाए, डीएनए भी तो डबल होगा, अगर ऑर्गेनेल्स भी तो डबल होंगे, सेल का साइज भी बढ़ेगा, सेल की ग्रोथ भी होगी। ये सारी चीजें इंटरफेस में हमने पढ़ी थी। अगर कभी सेल को डिवाइड नहीं करना है तो उसके रिलेटेड हमने जी0 फेज भी पढ़ा था। नाउ लास्ट क्लास में बेटा मैंने आप लोगों के लिए फुल लेक्चर बनाया था जिसमें माइटोसिस डन था, बट क्योंकि उसमें कोई वॉइस के इश्यूज आ गए थे, आधे लेक्चर में वॉइस हट चुकी थी, जिसकी वजह से उस लेक्चर को आधा एडिट करना पड़ा और फाइनली आपके पास इंटरफेस तक आया। सो आज की क्लास में मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस दोनों पढ़ाऊंगी और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यार अब तक हमने क्या पढ़ा है कि सेल को अगर सेल साइकिल होगी तो सबसे पहले इंटरफेस आएगा, फिर उसके बाद एम फेज आएगा विच इज एक्चुअली द डिवाइडिंग फेज। माइटोसिस होगा तो माइटोसिस के हिसाब से, मियोसिस होगा तो मियोसिस के हिसाब से। इस इंटरफेस को हमने क्या कहा था, प्रिपरेटरी फेज, और इस एम फेज वाज एक्चुअली द डिवाइडिंग फेज। अब अगर मैं यहाँ पे इंटरफेस की बात करती हूँ तो इसमें हमारे पास G1 आया, फिर S आया था और फिर G2 फेज आया था एंड देन बेटा उसके बाद सेल एंटर करेगा M फेज में, जहाँ पे एक्चुअली न्यूक्लियस और सेल डिवाइड होगा। लेकिन जब मैं इन सब की बात करती हूँ तो यहाँ पे सेल ने क्या क्या तैयारी करी, G1 के अंदर उसको जो जो जरूरत होगी, ATP, एंजाइम, प्रोटीन, जिस चीज़ों की ज़रूरत होगी, सेल का साइज, ये सब कुछ इंक्रीज होगा, क्योंकि यार आगे जा करके जो भी ज़रूरतें होंगी वो पहले ही बन जाएंगी। इस फेज में हमने पढ़ा था कि डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए को डबल होने के लिए जो एंजाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो भी यहीं पे हो जाती है। डीएनए के डबल होने के अलावा यहाँ पे सेंट्रियोल भी डबल होता है। अब इन सेंट्रियोल में से बनना है स्पिंडल फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम्स को अलग करेगा। ये G2 फेज में आपके स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, मतलब बनना तो आगे से स्टार्ट होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्पिंडल फाइबर का प्रोटीन बनता है और उस प्रोटीन को हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द M फेज। अब डायग्राम्स के थ्रू सभी चीजों को पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और अच्छे से समझना साथ साथ ही सभी पॉइंट्स को लिखना। ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं है, एनसीईआरटी में भी बहुत लिमिटेड है और उतना ही हमको पढ़ना है। अभी तक मेरे पास अगर कोई सेल है तो लेट्स सपोज हम इस सेल की बात करते हैं। नाउ अब हम एक फिक्स्ड डीएनए लेकर के चलेंगे। मान लीजिए इस सेल के अंदर जो डीएनए है वो 2C था, लेकिन S फेज गुजर चुका है तो ये डीएनए अब 4C हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि डीएनए अभी क्रोमोसोम नहीं बना है, अभी ये क्रोमैटिन की फॉर्म में ही है। और यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम तब बनना है जब हमें इक्वल क्रोमोसोम्स को अच्छे से डिवाइड करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम को तभी बनाएंगे ना जब एक्चुअली में न्यूक्लियस की डिवीजन स्टार्ट हो रही होगी। इस समय केवल डीएनए पड़ा है, उसका कंटेंट डबल हुआ है। इजी करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए चलिए इसमें क्रोमोसोम है
तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे 2 क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, तो क्योंकि एस फेज हो चुका है तो ये क्रोमोसोम 4 क्या होंगे? नो, ये क्रोमोसोम अभी भी 2 ही रहेगा। सो इस चीज को यहाँ पे याद रखिए कि डीएनए डबल हुआ है, क्रोमोसोम डबल नहीं हुए। क्रोमोसोम्स तो अभी बनेंगे आगे जाकर के, और वैसे भी क्रोमोसोम अभी डबल नहीं होंगे। सो अभी केवल डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है। अगर उसको समझने के लिए हम क्रोमोसोम बनाएं कि मान लीजिए इस पूरे डीएनए में ये 2 क्रोमोसोम है, तो अभी केवल ये कहानी हुई है, अभी केवल सिस्टर क्रोमैटिड्स आए हैं। तो जब मैं कहती हूं डीएनए डबल हुआ है, उसका मतलब है एक्चुअली सिस्टर क्रोमैटिड आई है। वो भी 2 ही क्रोमोसोम्स थे और ये भी 2 ही क्रोमोसोम है। अब मेरे पास ये इस तरीके का सेल है। अब हमें देखना है इंटरफेस में मेरे पास सेल कैसा कैसा होगा। सो नाउ अब उसके बाद हमारा माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे एक इंटरफेस सेल की बात कहूं तो एक इंटरफेस सेल कैसा होता है बेटा? एक इंटरफेस सेल में मान लीजिए दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेरा न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियोलस भी होगा, कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज भी होंगे। हमारा जो सेंट्रियोल है वो भी डबल हो चुका होगा, सेंट्रियोल भी डबल हो चुका होगा, और अंदर मेरा डबल डीएनए पड़ा है जिसको हमने यहाँ पे बोल दिया 4C। लेकिन क्रोमोसोम नंबर मेरा अभी भी 2 ही है। इस तरीके का मेरा इंटरफेस सेल है। सेल का साइज इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्योंकि डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके पास 2 सेंट्रियोल है। अब यहाँ से एम फेज स्टार्ट होगा। सो एम फेज में आपके 2 हैं, एक तो हम मियोसिस में पढ़ेंगे और एक माइटोसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट माइटोसिस। सो माइटोसिस में हमने बेटा क्या पढ़ा? बाल तो भैया जड़े ही जा रहे हैं सीजन में। माइटोसिस में हमने पढ़ा कि एक सेल से हमको मिलते हैं 2 डॉटर सेल्स, और इस टाइप की डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे सेम रहता है। तो मान लीजिए मेरे पास अगर कोई सेल है, उसका न्यूक्लियस, और उसमें अगर 2 क्रोमोसोम है, तो ये ऐसे ही 2 सेल्स को जन्म देगा जिसके अंदर 2 ही क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे भी क्रोमोसोम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सो इस तरीके की माइटोसिस होती है। ये हमारी सोमैटिक सेल्स में होता है। सो मेरे पास इक्वेशनल डिवीजन यानी कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डॉटर सेल और पेरेंट सेल में सेम रहते हैं। एग्जैक्टली सेम सेल्स हमको यहाँ पे मिलते हैं ना। अब अगर ये सेल आगे कैसे, अब ऐसा मेरे पास सेल है, मुझे कैसे यहाँ पे मिलेंगे? अब इस चीज को हमको अच्छे से स्टडी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सुनिए, ये जो माइटोसिस है इसमें 2 चीज हो रही है बेटा। एक आपका कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। तो इस चीज को समझिए, एक कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और एक साइटोकाइनेसिस हो रहा है। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन। सो न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है। ब्रेकडाउन तो नहीं बोल सकती, डिवीजन कह सकती हूँ। सो न्यूक्लियस डिवाइड यहाँ पे होता है, एंड साइटोकाइनेसिस में फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और मेरे को एक सेल से 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। अब ये सबसे पहले हम यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में मैंने आपको 4 फेजेस बताए थे। द प्रोफेज, मेटाफेज, देन हमारे पास एनाफेज और हमारे पास टीलोफेज। ये हमारे पास 4 फेजेस हैं in the karyokinesis. Now what is a karyokinesis and how it is different in a plant cell and animal cell? देखिए प्लांट सेल एनिमल सेल में बहुत सारी चीजें अलग होती है। क्रोमोसोम्स को अलग करना है, तोड़ना है, खींचना है, तो स्पिंडल फाइबर्स तो दोनों में ही चाहिए। लेकिन
प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स नहीं होता। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल की बात करूं तो इसकी कैरियोकाइनेसिस अलग अलग होगी। कैसे अलग होगी? देखिए बेटा, स्पिंडल तो यहां पे भी बनेगा और स्पिंडल यहां पे भी बनेगा। अब जिन बच्चों को नहीं पता स्पिंडल क्या होता है, सो देखिए बेटा, मैंने आपसे क्या कहा कि मान लो जब आपका डीएनए डबल हो गया तो ये सिस्टर क्रोमैटिड बनेगी। तो स्पिंडल फाइबर क्या करता है, तो मान लीजिए ये सेंट्रियोल है, इसमें से ऐसे स्पिंडल फाइबर आएंगे और ये सेंट्रियोल जो है वो ऐसे नहीं जुड़ता। एक मिनट भैया, ये पेन की निब अंदर घुस गई है। हाँ, ये एक्चुअली यहां पे जुड़ता है इस तरीके से और ये इसको अलग करता है। अब अलग कैसे करेगा वो तो सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेरे ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये अलग अलग हो जाते हैं और इनको अलग अलग न्यूक्लियस में भेजा जाता है। सो ये तो स्पिंडल फाइबर बनना जरूरी है, बट द पॉइंट इज कि कैसे बनेंगे। यहां पे तो आपके पास सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, लेकिन यहां पे अपने पास नहीं होता। सो यहां पे अपने पास क्या होते हैं, स्पिंडल कैसे बनेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर से। माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर्स होते हैं इनके पास। अब मान लीजिए कैसे होगा, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास सेल है और हमारी जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है बेटा, और ये यहाँ पे स्पिंडल इन सेंट्रियोल से बाहर निकलते हैं और ये उससे जुड़ते हैं और इन क्रोमैटिड को अलग करेंगे। अब यहां से क्या हो रहा है, इन सेंट्रियोल से ऐसे स्पिंडल निकल रहे हैं बेटा। तो अगर मैं इस चीज को देखूं, इफ आई लुक एट हियर, तो ये मेरे पास मान लीजिए उसमें से ऐसे स्पिंडल निकल रहे हैं। अब ये यहाँ पे एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनता है और बायोलॉजी में स्टार लाइक स्ट्रक्चर को एस्ट्रल बोलते हैं। एस्ट्रल हो जाएगा, तो इस तरीके का एक एस्ट्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। अब क्योंकि 2 बनते हैं, एक इधर और एक इधर, सो एनिमल्स के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस होती है इट इज एम्फीएस्ट्रल, ठीक है, क्योंकि ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर ऐसा कोई भी स्टार लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे एनेस्ट्रल होती है। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ लेट्स सी कि हाउ दी कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। एक नजर यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास ये इंटरफेस का सेल है जहाँ पे हमारे पास डीएनए डबल हो चुका है। तो ये डीएनए डबल हो चुका है, अब इसको क्रोमोसोम में बदलना है। क्योंकि मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि अगर मुझे आपको एक धागा फेंकना है आपकी तरफ, तो मैं उसको ऐसे बाइंड करके ऐसे फेंकूंगी, ऐसा नहीं फेंकूंगी ले कोना पकड़ और मैं थोड़ा थोड़ा तेरे पास फेंकती जा रही हूँ, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो भैया गलता हो जाएगा और यहाँ पे भी डीएनए की गड़बड़ हो जाएगी, टूट सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको क्रोमोसोम में बदले। सो प्रोफेज में आपको सबसे पहले यहाँ पे क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। देन अगर मैं मेटाफेज की बात करूं तो मेटा कुछ बीच का मान लो, तो मेटा का मतलब बीच ऐसा, तो यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स ऐसे बीच में एक लाइन में आ जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर इनसे यहाँ पे जुड़ते हैं। एनाफेज में ये उसको अलग कर देता है, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे अलग हो रहे हैं और फाइनली टेलोफेज में मेरे पास 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं एंड फिर स्टार्ट हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। अब सेल भी डिवाइड होगा और अपने पास 2 सेल बनेंगे। अब हर चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोफेज। सो प्रोफेज पे मैंने आपसे क्या कहा, अब मैं एक एक करके पॉइंट भी लिखती रहूंगी और आपको समझाती भी रहूंगी। सो प्रोफेज में यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमैटिन है वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है और ये क्रोमोसोम बनने लगता है, यानी ये पैक होने लगता है। सो मान लीजिए मेरे पास ये सेल है, ये न्यूक्लियस है,
ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, ये अपना सेंट्रियोल, और यहाँ पे अब जो हमारे 2 क्रोमोसोम थे वो ऐसे दिख रहे हैं। सो पहले मुझे पूरा डीएनए दिख रहा है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कंडेंस हो गया। अब बेटा क्या होगा, सेंट्रियोल भी धीरे धीरे मूव करने लगता है ऑपोजिट पोल्स की तरफ। तो एक सेंट्रियोल को इधर रहना है, एक को इधर, तो ये धीरे धीरे इधर मूव करता रहता है। अब एक बात बताइए बेटा, सेंट्रियोल का काम क्या है कि ये स्पिंडल बनाएगा और वो स्पिंडल इस क्रोमोसोम से अटैच होगा और क्रोमैटिड को अलग करेगा। लेकिन जब तक यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तब तक ऐसा नहीं हो सकता। इस मेम्ब्रेन को तो चीर फाड़ करके जा नहीं सकता और न्यूक्लियर पोर से तो ये निकाल नहीं सकता। सो लेटर स्टेजेस में क्या होता है, एट लेट प्रोफेज ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर होने लगती है। सो अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस तरीके से ऐसे गायब होने लगती है, ठीक है। इट स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग। जो भी चीजों की अभी जरूरत नहीं है वो भी डिसअपीयर होने लगता है, जैसे कि सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडीज, ये सब डिसअपीयर होने लगता है। उसके अलावा न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर होने लगता है। सो लेट प्रोफेज में ये प्रॉपर डिसअपीयर आपके हो जाते हैं। नाउ लुक एट द एनसीईआरटी का डायग्राम। ये मेरा धीरे धीरे, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है और ये मेरा थ्रेड जैसा जो है ये मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम बन रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे बात करेंगे एक एनिमेशन की, तो साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूंगी। सो ध्यान से देखिए बेटा, सेंट्रियोल यहाँ है, ये ऑपोजिट जा रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे देखो ये गायब हो रहा है और अंदर का सामान देखो कंडेंस हो रहा है, क्रोमोसोम बन रहा है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं मेटाफेज। सो मेटाफेज में क्या होगा, अर्ली मेटाफेज में बात करूं सो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर डिसअपीयर हो जाता है, पूरी तरीके से डिसअपीयर होने लगता है। सेंट्रियोल जो धीरे धीरे ऑपोजिट पोल पे जा रहे थे वो बिल्कुल अब ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं और इनमें से अब स्पिंडल्स भी निकलने लग गए हैं। तो स्पिंडल तो एक्चुअली पहले ही बनने लगते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि स्पिंडल की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये स्पिंडल्स प्रॉपर बनने लग गए हैं और बेसिकली ये अटैच हो जाएंगे टू क्रोमोसोम। अब ये स्पिंडल क्रोमोसोम से अटैच कैसे होंगे, सो ये लाइन को ना यहाँ नीचे लिखते हैं क्योंकि पहले मेरे पास क्रोमोसोम को समझाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरे पास इट इज द बेस्ट स्टेज जिसमें आपको बहुत सुंदर क्रोमोसोम का शेप देखने को मिलेगा, यानी जो आपका क्रोमोसोम का प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा। सो दिस इज द बेस्ट स्टेज टू सी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें तो लेट प्रोफेज में इतने अच्छे भी क्रोमोसोम नहीं बने, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्रोमोसोम बहुत अच्छे लगने लगते हैं। अब अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो मेरे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये मेरे पास जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं बेटा, और इस सेंट्रोमियर में यहाँ पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सो ये मेरी जब बेस्ट स्टेज है तो अब इसके बाद क्या होगा, नाउ द स्पिंडल विल जॉइन टू दी काइनेटोकोर। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पिंडल रैपिडली कहीं कहीं जाता रहेगा। ये बेटा जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये सारे के सारे एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं। सो स्पिंडल डेफिनेटली जॉइंस, और मैं कह सकती हूँ अटैच टू दी काइनेटोकोर, और सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं वो एक इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं
जिसको मेटाफेस प्लेट कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से, तो ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है, सेंट्रियोल मेरे बिल्कुल ऑपोजिट पहुंच चुके हैं, क्रोमोसोम मेरे 2 क्रोमोसोम्स थे, ये इक्वेटोरियल एक लाइन में अलाइन हो गए और इनके सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से अटैच हो चुका है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर। ये मेरा मेटाफेस में होता है। लुक एट दिस, इन क्रोमोसोम्स को देखो, धीरे धीरे स्पिंडल आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आ रहे हैं, बिल्कुल लाइन पे आ जाएंगे और देखते ही देखते ये स्पिंडल इनके काइनेटोकोर में जुड़ जाएगा। दिस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल थिंग, दिस हैपेंस इन द मेटाफेस। एंड नाउ अब मेरे पास आएगी एनाफेस, और एनाफेस में क्या होगा, स्पिंडल शॉर्टन होंगे, काइनेटोकोर या काइनेटोकोर नहीं, सेंट्रोमियर ब्रेक होगा, सिस्टर क्रोमैटिड अलग होगा, और इस तरीके से मेरे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे और फाइनली यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, डबल क्रोमोसोम्स, यानी कि जो 2 थे अब यहां पे 4 हो गए। अब आप 4 मत लिखना, ये तो हम डायग्राम बना रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूं। सो लुक हियर बेटा, क्या हुआ था, ये मेरे अटैच हुए थे, स्पिंडल अब छोटे हो रहे हैं, सिकुड़ेंगे पीछे, तो मान लीजिए एक मेरे पास ये सिस्टर क्रोमैटिड और एक मेरे पास ये सिस्टर क्रोमैटिड, तो स्पिंडल फाइबर इससे ऐसे अटैच है और ये स्पिंडल इन दोनों क्रोमैटिड्स को, सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग कर देगा। तो यहां पे जो सिस्टर क्रोमैटिड को अलग किया, ठीक है, ये मेरे अलग हो गए। सो यहां पे मेरे पास ऐसे थे, इसको खींचा और सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया। अब क्योंकि इन चारों क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर अलग है, तो अब मेरे पास कितने क्रोमोसोम है, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले एनाफेज में क्रोमोसोम डबल होते हैं। नाउ अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको बताना चाहती हूँ, हमने बेटा क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे एक ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है, इसको हमने मेटासेंट्रिक कहा था। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर वाला छोटा है, इसको हम सब मेटासेंट्रिक, मतलब सेंटर से हल्का सा दूर। अगर सेंटर से काफी दूर है तो इसको हमने एक्रोसेंट्रिक कहा था, और जब मेरा बिल्कुल ऐसा है तो इसको हमने टीलोसेंट्रिक। ये मेरे अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम की शेप कैसी भी हो सकती है। अब आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, जब मैं यहाँ पे इसको अलग करूंगी तो मान लीजिए यहाँ से स्पिंडल आया, इसको अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, तो ये कैसे अलग होगा बेटा, ये ऐसे अलग होगा, यहाँ पे एक वी शेप बनेगी। जब ये इसको अलग करेगा तो ये ऐसे अलग होगा, यहाँ पे एक एल शेप बनेगी। जब ये इसको अलग करेगा तो ये ऐसे अलग होगा, यहाँ पे एक जे शेप बनेगी, और जब ये अलग होगा तो ये ऐसे अलग होगा, यहाँ पे आई शेप बनेगी। सो दिस फेज इज बेस्ट टू सी द शेप ऑफ क्रोमोसोम। तो मेटाफेज में मेरे को बेस्ट स्ट्रक्चर दिख रहा था क्योंकि अच्छे से कंडेंस हो रहा है, लेकिन एनाफेज में मेरे को बेहतर शेप दिख रही है बिकॉज ये अलग हो रही है। अब मेरे पास ये एनिमेशन, सो सी बेटा हाउ द स्पिंडल आर शॉर्टनिंग एंड सेपरेटिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये मेरे पास क्रोमोसोम यहाँ पे डबल हो गए। एंड देन मेरे पास यहाँ पे आएगा टीलोफेज,
और इस टेलोफेज के अंदर क्या होगा, फाइनली फिर से सारी चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे आ चुके हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम अब फिर से क्रोमैटिन बन जाएगा, अब जरूरत नहीं है ना क्रोमोसोम बनाने की। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, सारे के सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो रीअपियर हो जाएंगे बेटा। स्पिंडल यहां से वापस चले जाएंगे, आपको नहीं दिखेंगे। सेंट्रियोल अपने अपने सेल में चले जाएंगे, डिफरेंट प्लेसेस। और जो आपका न्यूक्लियोलस है वो भी रीअपियर हो जाएगा। तो सेल विल लुक लाइक दिस। तो मेरे पास इस तरीके का सेल था। अगर आप यहां पे देखें तो मेरा सेंट्रियोल यहां पे अपना पहुंच गया, इसके पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया, क्रोमोसोम अब क्रोमैटिन बन चुका है, तो मेरे पास न्यूक्लियस आ गया। और यहां पे अगर आप देखें ये साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो चुकी है। अब एक्चुअली सेल यहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। सो यहां पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस इज द टेलोफेज। यहां पे देखिए मेरे पास सारे इस तरीके से मिल गए। देखिए बेटा यहाँ पे कितनी अच्छी शेप दिख रही है, LJV, ठीक है। अच्छा, ये मेरे इस तरीके से अलग हो गए। एंड नाउ अब मेरे पास फाइनली साइटोकाइनेसिस पे हमारे पास 2 सेल हो जाएंगे। अब इसके पहले, इस एनिमेशन के पहले मैं आपको साइटोकाइनेसिस दिखाऊंगी। अब ये अगेन अलग अलग होगा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। है ना। अब अगर मैं एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल की बात करूं तो प्लांट सेल के अंदर बेटा मान लीजिए मेरे पास ऐसा था सेल, इसमें 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, इसमें भी 2 क्रोमोसोम है ना, क्योंकि वो अलग हो चुके थे। अब वैसे तो क्रोमैटिन बन चुका है, लेकिन अगेन समझाने के लिए बोल रही हूं। अब प्लांट के अंदर क्या होगा, बीच में एक सेल प्लेट बनेगी और ये बाहर की तरफ जाएगी। सो यहां पे सेल प्लेट बनेगी सेंटर में और ये टुवर्ड्स आउटसाइड जाती है, सच दैट ये जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमको यहां पे 2 सेल मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक एनिमल सेल की बात करूं तो वहां पे एक फरो बनता है इस तरीके से। एक गड्ढा बन रहा है बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ आएगा। आउटसाइड टू इनसाइड एंड देन मेरा यहाँ पे 2 सेल बनेंगे। सो ये डिफरेंस होता है एक प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में और एक एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, चलिए आप इस पूरी चीज को एक बार रिवाइज करते हैं, एक और एनिमेशन देखते हैं। सो लुक हियर बेटा, सबसे पहले मेरे पास प्रोफेज, ये क्रोमैटिन मेरा क्रोमोसोम बन गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखना गायब होगा धीरे धीरे, लेकिन लेट में होता है। स्पिंडल निकलने लग गए, सेंट्रियोल ऑपोजिट पहुंचे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया। मेटाफेज में स्पिंडल आ गए, सेंट्रियोल ऑपोजिट, सारे क्रोमोसोम इस तरीके से काइनेटोकोर से अटैच। एनाफेज में खींच लिया, सेंट्रोमियर टूट गया और मेरे क्रोमोसोम डबल हो गए। टेलोफेज में फाइनली ये एक समान हो गया, वो दूसरा समान, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस। देन वी हैव साइटोकाइनेसिस और यहाँ पे मेरा सेल उसके बाद डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। ये एक एनिमल सेल का दिखा रहा है और ये मेरी इस तरीके से एक सेल से 2 सेल बन गए। चलिए अब यहाँ पे सो वी हैव ऑलरेडी रिवाइज दिस, तो एक बार देखते हैं मेरे पास क्या क्या आया। सबसे पहले हमने इंटरफेज पढ़ा, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज और उसके बाद साइटोकाइनेसिस और फाइनली मुझको यहाँ पे एक सेल से 2 सेल मिल गए। अब यहाँ पे
एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं चेक पॉइंट्स। नो व्हाट आर दीज चेक पॉइंट? देखिए बेटा, सेल जो है वो बहुत तरीके से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कुछ भी डिवाइड चल रहा है, कहीं पे भी रैंडम कुछ भी बकवास चल रही है, कोई एबनॉर्मल सेल हो जाए। यार हमारी बॉडी में कोई चोट लगती है, नए सेल्स आते हैं, पुराने कितने सेल्स खत्म होते हैं, नए सेल्स आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सेल्स नॉर्मली डिवाइडेड हो। अगर एबनॉर्मली सेल डिवीजन होगा तो बहुत डेंजरस हो सकता है, इट कुड बी डेडली। सो यहाँ पे देर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स जो ये मेक श्योर करते हैं कि हम लोग अपनी सेल डिवीजन, मतलब हम लोग क्या, हमारे जो सेल्स हैं वो सेल डिवीजन को अलग अलग स्टेजेस पे ट्रैक करते हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे हम आप लोग आपके टेस्ट लेते हैं तो स्कूल में आपके यूनिट टेस्ट वगैरह क्यों होते हैं? ये देखने के लिए कि यार यहाँ तक तुमने पढ़ लिया कि नहीं। फिर तुमने 2 चैप्टर का टेस्ट होता है, फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, एंड फाइनली उसके बाद लास्ट में तुम्हारा मेन एग्जाम होता है। सो चेक पॉइंट्स मेरा वही है कि ये यहाँ पे चेक करता है कि सारी चीजें मेरी ठीक है कि नहीं। तो द फर्स्ट चेक पॉइंट मेरा यहाँ पे होता है विच इज द G हियर। ये हमारा यहाँ उल्टा बना हुआ डायग्राम में, तो ये G1 ये, तो दिस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट जो कि मेरा G1 और S के बीच में होता है। तो G1 में चीजें तैयारी होती है, S में DNA डबल होता है। अगर बेटा किसी सेल में DNA डबल हो गया तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अब तो उसके बाद उसको आगे डिवाइड ही होना है। मैंने आपको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कहा था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेरा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, मतलब एक्चुअली मेरा DNA डबल हो गया, तो आगे फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो बिफोर स्टार्टिंग the DNA replication, it is very important to see whether everything has done nicely in the G1 phase. So G1 में हमारे पास क्या होता है, हम सारे न्यूट्रिएंट्स की चेक करते हैं, ATP का चेक करते हैं, कोई DNA में डैमेज तो नहीं है। अगर कोई खराब DNA है तो ऐसा सेल डिवाइड नहीं करेगा, ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारी चीजें देखी जाती है। देन मेरे पास नेक्स्ट चेक पॉइंट आता है विच इज G2 और M फेज के बाद में। G2 और M, तो G2 में यहाँ पे क्या होता है, इट चेक्स कि क्या प्रॉपर तरीके से DNA डबल हो गया, क्या सेल का साइज अच्छा हो गया, क्या सारे ऑर्गेनेलीज डबल हो गए, क्या ट्यूब्यूलिन प्रोटीन रेडी है, ये सारी चीज। एंड देन मेरा तीसरा चेक पॉइंट आता है विच इज बिटवीन मेटाफेज एंड एनाफेज। देखिए बेटा, मेटाफेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि यहाँ पे सारे क्रोमोसोम अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट में, और देन उसके बाद सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर और क्रोमैटिड को अलग करता है। जितनी अच्छी तरीके से अलग होगा उतना ही मेरे ऑपोजिट पोल पे इक्वल क्रोमोसोम्स जाएंगे। सो यहाँ पे चेक होता है कि क्या मेरा क्रोमोसोम स्पिंडल से अटैच हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे क्या इंश्योर कर रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज चेकिंग वेदर सब कुछ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा ना। अब यहाँ पे मेरी एक डिवीजन खत्म हो गई है। अब यहाँ पे चैप्टर का लास्ट स्टेप आता है विच इज द मियोसिस। सो मियोसिस बेटा क्या होती थी, मियोसिस को हमने कहा था द रिडक्शनल डिवीजन। एंड व्हाट इज रिडक्शनल डिवीजन? तो लेट्स सपोज आपके पास एक सेल है और उस सेल में हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, तो यहां पे मेरे पास जो डॉटर सेल्स आएंगे वो 4 होंगे और उन सभी के पास आधा आधा क्रोमोसोम होगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर दैट इज 1 1। सो यहां पे देखिए बेटा क्या होता है, इधर आपके 2 क्रोमोसोम थे लेकिन इन सब में एक क्रोमोसोम है। सो दिस इज रिडक्शनल डिवीजन वेयर क्रोमोसोम रिड्यूसेस टू हाफ। तो जैसे हमने क्या बोला था कि मदर है, तो मदर की बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, तो ये एक्चुअली 23 पेयर्स होते हैं। सो मदर जब मियोसिस के बाद ओवम बनाता है सो ये ओवम में बेटा 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सिमिलरली मेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं,
जो कि अगेन 23 पेयर्स है। तो ये मियोसिस के बाद जो स्पर्म्स बनाता है उन स्पर्म्स में भी यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होता है। सो मियोसिस में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, इसीलिए गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होती है, ताकि जब आपका ये फ्यूज करेगा तो ये दोबारा से जाइगोट बना ले ऑफ 46 क्रोमोसोम। अब यहां पे कुछ छुपी हुई इंफॉर्मेशन है। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी मियोसिस एक ऐसे सेल्स में नहीं होगा जिसमें आपका ऑड नंबर के क्रोमोसोम्स होंगे। सो मियोसिस नेवर टेक्स प्लेस इन हैप्लॉइड सेल, ट्रिप्लॉइड सेल, इस टाइप की कंडीशन में कभी नहीं होगा। मियोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ डिप्लॉइड सेल और इवन नंबर में होगा। ऐसा क्यों? अब मैं एग्जांपल बताती हूँ, सिंपल डिप्लॉइड और हैप्लॉइड से बताती हूँ। अगर मैं कह रही हूं कि कोई सेल डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड सेल का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में है, मतलब समथिंग लाइक दिस। ये मेरे क्रोमोसोम पेयर्स में है। दीज आर 4 क्रोमोसोम, दैट इज 2 का पेयर। यहां पे भी अगर मैंने मियोसिस करी है तो ये मेरा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ऐसा मत सोचना मैम सिंगल सिंगल है, नो, ये मेरा 1 पेयर है तो ये 2 है। तो हमेशा पेयर्स में जब प्रेजेंट होते हैं सिमिलरली इस तरीके से, तभी मेरी मियोसिस होती है। अब हम इसको यहाँ पे दिखेंगे डिप्लॉइड में। सो डिप्लॉइड सेल में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एंड इन पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल होता है कि व्हाट इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए बच्चे, इसको सिंपल ऐसे समझिए कि जब यहाँ पे मम्मी के पास ऐसे 23 पेयर्स थे, पापा के पास भी इस तरीके के 23 पेयर्स थे, लेकिन जब मम्मी की बॉडी में ओवम बना तो वो ऐसे 23 है, और पापा की बॉडी में जब स्पर्म बना तो वो भी इस तरीके से 23 है। लेकिन जाइगोट क्या हुआ? दोनों के फ्यूजन से बना। सो जाइगोट के पास एक मम्मी का एक पापा का क्रोमोसोम आएगा, तो जाइगोट के पास कुछ ऐसा होगा, मम्मी का पहला क्रोमोसोम पापा के पहले क्रोमोसोम के साथ, मम्मी का सेकेंड। अब वैसे ही अलग अलग भी रह सकते हैं, लेकिन होमोलोगस कौन सा होगा? मम्मी का फर्स्ट, पापा का फर्स्ट। तो ये मेरे इस तरीके से 23 पेयर्स, फिर से ये इंसान है, मतलब एक इंसान का सेल है, और ये मेरा क्या है? दिस इज द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम एक ही जैसा होता है, दीज आर सेम क्रोमोसोम्स। सेम बोले तो इसका साइज सेम होता है। देखिए बेटा, हम सभी का जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, हम सभी के क्रोमोसोम नंबर 1 का साइज सेम होगा, उसमें सेम नंबर ऑफ जीन्स होंगे। मान लो अगर आई कलर दिखाता है जो जीन, वो अगर क्रोमोसोम 1 में है तो हम सभी के पास वो क्रोमोसोम 1 में ही होगा। सो जो क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है? दीज आर दी होमोलोगस क्रोमोसोम 1, 2 पेयर। इस तरीके से देयर आर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ, सो किस तरीके से यहाँ पे मियोसिस होती है। सो मियोसिस बेटा 2 स्टेजेस में होती है। इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस। सबसे पहले होगा मियोसिस 1, फिर होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 थोड़ी सी लॉन्गर होती है एंड मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। ये बिल्कुल माइटोसिस जैसी है। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। सो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक सेल से 4 सेल्स बने, लेकिन इन सभी सेल में क्रोमोसोम आधे हो चुके हैं। सो इट इज मियोसिस 1 जहाँ पे क्रोमोसोम आधे हो जाती है, और मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी होती है। 2 सेल्स जो हमें मिलते हैं उनके सेम 2 और सेल्स मिलते हैं, और इस तरीके से हमारे पास फाइनली लास्ट में 4 सेल्स होते हैं। सो यहाँ पे बेटा इस डायग्राम में देखिए,
मान लीजिए कि मेरे पास ये सेल है और इस पे मेरे पास 2 क्रोमोसोम है, या मैं कह सकती हूँ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। सो इट इज अ डिप्लॉयड सेल। अब अलग अलग कलर से दिखा दिया, हम भी अलग अलग कलर से दिखाएंगे ताकि हम इसको इजी समझ सके। अब यहाँ पे देखिए बेटा, डीएनए डबल हो जाता है, तो डीएनए डबल में क्या हो गया, दोनों की सिस्टर क्रोमैटिड आ गई। ये मेरा मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम को आधा करना है। तो जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं, सबकी सिस्टर क्रोमैटिड टूट जाती है। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड को अभी तोड़ना ही नहीं है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में आते हैं। मैं आपको बताऊंगी, मैं आगे भी डिटेल में बताऊंगी, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। होमोलोगस पेयर बनाते हैं यहाँ पे, मतलब एट मेटाफेज। ये इधर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में आते हैं, मतलब ये दोनों बेटा ऐसे हैं, एक मेरा एक स्पिंडल ले जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा। तो मेरे पास टेलोफेज के बाद 2 सेल आएंगे। अब इस सेल में 1 क्रोमोसोम बचा और इस सेल में 2 क्रोमोसोम बचे, और ये मेरी मियोसिस 2 है, और इस मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है। तो सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे गई, तो एक सेल से 2 मिले, एक सेल से 2, इस तरीके से एक सेल जिसके पास 2 क्रोमोसोम्स थे उसने 4 सेल्स दिए जिसके पास एक एक है। अब ये सारी की सारी प्रोसेस कैसे होगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे द वेरियस फेजेस ऑफ मियोसिस। सो हमने क्या देखा कि मियोसिस 2 फेजेस में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेकिन सबसे पहले तो इंटरफेस होगा ना, तैयारी तो यहाँ पे भी होगी, यस और नो बेटा। तो बिल्कुल सेम सारी चीजें यहाँ पे भी G1 फेस होगा, S फेस होगा और G2 फेस होगा। सो डीएनए वीएनए सब आपका यहाँ पे डबल शबल हो गया। फिर मेरा M फेज आएगा, लेकिन मियोसिस 2 होती है, तो यहाँ पे मियोसिस 1 होगी। अब मियोसिस 1 कैसी होनी चाहिए, तो प्रोफेज को हम प्रोफेज 1 कहेंगे, मेटाफेज को मेटाफेज 1 कहेंगे, एनाफेज को एनाफेज 1, एंड इस तरीके से टेलोफेज 1। और फिर उसके बाद हमारी होगी साइटोकाइनेसिस, और इस साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, हमको 2 डॉटर सेल्स मिले, हाफ हो गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आधा हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ मियोसिस 1 में क्रोमोसोम तो आधे होंगे, लेकिन एक और चीज होती है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आते हैं, ये वेरिएशन बेटा 2 कारण से आते हैं। पहला कारण होता है ऑब्वियसली 2 अलग अलग न्यूक्लियस का फ्यूज होना, यानी गैमीट्स का फ्यूज होना। दूसरा मेरा वेरिएशन का कारण होता है खुद मियोसिस का प्रोसेस। ये मियोसिस के प्रोसेस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, इनमें थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है। मूवी में हम देखते हैं अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन होता है, लेकिन ऐसे असली में नहीं होता भाई। सूर्यवंशम असली कहानी नहीं है भाई। अगर हम ऐसा ही होता तो मम्मी का कहाँ गया क्रोमोसोम, और मम्मी के क्रोमोसोम पापा के क्रोमोसोम से मिलकर के हम पैदा होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि मैं मेरा भाई जो कि 3-4 साल के गैप में है और हम दोनों की सेम शक्लें हैं। हाँ, अगर ट्विंस वाली कहानी है, एक ही ज़ाइगोट से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सेम शक्ल के सारे अलग अलग एज के भाई बहन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन होमोलोगस पेयर में एक्सचेंज होता है, और ये किसी भी पेयर में हो सकता है। जैसे हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब हो सकता है किसी जब पापा के में स्पर्म्स बन रहे होंगे या मम्मी के में ओवम बन रहा होगा, पता नहीं मम्मी के कब कौन सी डिवीजन में कौन से क्रोमोसोम 13वां 14वां 15वां या हर क्रोमोसोम में न जाने कितनी कितनी जगह एक्सचेंज हो गया हो, पापा के में न जाने कितनी कितनी जगह एक्सचेंज हो गया हो, और इस तरीके से जो स्पर्म और ओवम बनेगा वो भी थोड़ा सा अलग ही होगा। और
कौन सा स्पर्म कौन से ओवम के साथ यूज करता है वो भी कहानी अलग होती है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे बात बनती है, इसीलिए हम सारे एक दूसरे से अलग होते हैं। सो मैं आपको बताऊंगी भी वो कैसे होगा। सो मियोसिस 1 में वेरिएशन का कारण होता है, और ये वेरिएशन होता है बिकॉज देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और वो चीज होती है प्रोफेज 1 में। सो फर्दर प्रोफेज 1 5 स्टेजेस पे डिवाइडेड है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ये 5 स्टेज प्रोफेज 1 में होती है। अब आप ये मत सोचना यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब कैसे लर्न करेंगे। देखिए बेटा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रोफेज 1 से और आपके ये इंटरफेस से पूछे जाते हैं। सो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, डायग्राम्स के थ्रू करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिसके हैं वो मैं आपको बताऊंगी। नाउ फिर ये सारी चीजें होंगी। साइटोकाइनेसिस के बाद आपके 2 सेल मिल गए, एंड अब उसके बाद होगा मियोसिस 2 स्टार्ट। लेकिन यहाँ पे टीलोफेज के बाद तो फिर से क्रोमैटिन बन जाता है, और अब मेरे पास मुझे फिर से सारी चीजें करनी होंगी। फिर से मेरे को ट्यूबुलेंट प्रोटीन बनाना होगा क्योंकि आगे फिर से डिवीजन होगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या डीएनए को फिर से डबल करूंगी? अब पिट जाओ मेरे से जो बोलेगा मैम हाँ करेंगे। बेटा जब डीएनए को डबल ही करना था तो क्यों ये आधी कहानी करी, क्यों हमने डीएनए को आधा किया? सो अब मेरे पास जो फेज आएगा मियोसिस 2 से पहले, सो मान लीजिए मेरे पास ये मियोसिस 2 है जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 है। एंड फाइनली अपने पास जब साइटोकाइनेसिस होगी और अपने पास 4 सेल्स मिलेंगे। लेकिन इससे पहले अपने को जो इंटरफेज है उसमें डीएनए डबल नहीं करना। G1 तो होगा, G2 भी होगा, लेकिन S फेज नहीं होगा। तो इसको मैं इंटरफेज नहीं कह सकती, इसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। चलिए, ये है मेरे फेजेस ऑफ मियोसिस। नाउ लेट्स स्टार्ट। बहुत ही जल्दी ये रिवाइज हो जाएगा, तो चलिए बेटा इसको देखते हैं। सबसे पहले मियोसिस 1। सो इंटरफेज 1, इंटरफेज तो बिल्कुल वैसा ही है, वो में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोफेज 1 आएगा। सो अभी तक मेरे पास अगर मैं बोलूं तो इंटरफेज में मेरे पास कैसा डीएनए है, कैसा सेल है, तो मेरे पास एक ऐसा सेल है जिसके पास 2 सेंट्रोमियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और जिसका डीएनए डबल हो चुका है। तो ये डीएनए 2C से 4C हो चुका है, लेकिन हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम है। अब आपके पास प्रोफेज 1 में क्या होगा? सो प्रोफेज 1 में क्या होता था, धीरे धीरे क्रोमोसोम बनते थे और कंडेंस होता था, और लास्ट में जाकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट होती थी। तो यहाँ पे भी यही होगा। स्टार्टिंग की में डीजेनरेशन इतनी जल्दी नहीं होगी, तो सबसे पहली जो स्टेज आएगी दैट इज द लेप्टोटीन स्टेज। अब मान करके चलिए कि जो क्रोमोसोम नंबर है उसको हम लेट्स सपोज 4 बनाते हैं, यानी 2 के पेयर। तो मैं लेप्टोटीन स्टेज का सेल बना रही हूं। सेंट्रियोल धीरे धीरे जाएंगे और मेरे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब बनेंगे। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस लेप्टोटीन में डिसअपियर नहीं होता, ये बेटा केवल स्टार्ट होता है, ओनली स्टार्ट्स। तो मैं इसको पूरी तरीके से नहीं बनाऊंगी, आई विल मेक इट वेरी लाइट डिसअपियरेंस। ठीक है, सेंट्रियोल मेरे मूव करने लग जाते हैं, क्रोमैटिन मेरे कंडेंस हो जाते हैं, लेकिन ये क्रोमैटिन पूरी तरीके से क्रोमोसोम नहीं बना पाता क्योंकि अभी पूरी तरीके से कंडेंस नहीं होगी। तो ये मेरे थिन डेलिकेट क्रोमोसोम होते हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। जैसे कोई फूलों का गुच्छा हो तो इसको हम बुकेट स्टेज कहते हैं, और क्योंकि इसमें प्रोटीन्स वगैरह भी दिख रहे हैं पैकिंग वाले, तो एक बीडेड अपीयरेंस दिखती है। सो मेरे क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है,
सेंट्रियोल धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। ये मेरे पास 4 क्रोमोसोम है ना, ये कंडेंस हो गए, लेकिन ये पतले पतले दिख रहे हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हैं। देन मेरे पास नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसको कहेंगे जाइगोटीन स्टेज। अब इस जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, ये जो हमारे पास दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा और डिसइंटीग्रेट होगा, लेकिन ये जो क्रोमोसोम है अब ये प्रॉपर कंडेंस हो गए तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने सिस्टर क्रोमैटिड्स तो बनाई ही नहीं ठीक से, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे नहीं है। तो रुक जाओ बेटा, ढूंढने दो मुझे यहाँ पे कुछ, अभी तुमको बताती हूँ। तो यार मेरे को पेन तो यहाँ पे एक ही मिल रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ दिस पेन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फोन। नाउ अब देखिए बेटा, मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक ये और तुम्हारे पास एक ये है, तो अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे होते हैं, मैं अपने हाथ से दिखाती हूँ। ये मेरे क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर दी 2 क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग नहीं दिख रहे। अगर मैं इसको देखूंगी सो ये मेरी सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये मेरा एक क्रोमोसोम है क्योंकि इसका एक ही सेंट्रोमियर है। लेकिन क्योंकि पूरी तरीके से कंडेंस अभी धीरे धीरे होगा बेटा, तो ये मेरा क्या घुस गया यहाँ पे, बड़ी समस्या है भाई। तो ये मेरा जो क्रोमोसोम है, ये सिस्टर क्रोमैटिड एक्चुअली इसके पीछे है। सो इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस राइट नाउ, इट इज लाइक दिस। ये जो आपकी सिस्टर क्रोमैटिड है ये एक्चुअली इसके पीछे ही दिख रहा है, ये प्रॉपर ऐसे अलग नहीं हुआ है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले ये मेरे को जो क्रोमोसोम दिखेंगे, इट इज अ बाइवैलेंट स्टेज। व्हाई? बिकॉज sister chromatid is not visible. sister chromatid अभी पूरी तरीके से नहीं दिख रही, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, आगे जाकर के मुझे होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग अलग करना है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाएगी, वो मेरे साथ साथ आ जाएंगे। सो ये मैंने यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम को साथ साथ बना दिया, तो हम अलग अलग कलर से बनाते हैं, ठीक है, मतलब होमोलोगस का पेयर अलग अलग कलर से बनाते हैं। अब देखिए बेटा पेयरिंग कैसे होगी, इनको साथ में कौन जोड़ेगा, इनके बीच में ऐसा कनेक्शन बन रहा है लैडर लाइक, इसको कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं है इसमें, कुछ डीएनए है, कुछ प्रोटीन्स है वगैरह वगैरह। सो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो जाएंगे, इनके बीच में सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स है, और अभी इसको बाइवैलेंट स्टेज बोलूंगी क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड अभी आपस में विजिबल नहीं है। एंड नेक्स्ट मेरे पास आएगी यहाँ पे पैकाइटिन स्टेज, और अब मेरे पास पैकाइटिन स्टेज में क्या होगा, टेट्राड विल अपीयर। क्यों टेट्राड विल अपीयर? सेंट्रियोल और दूर पहुंच रहे हैं, टेट्राड क्यों? क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे टेट्राड है बच्चों। सो मेरा टेट्राड आया। अब यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डिसअपीयर हो रही है, सो धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और डिसअपीयर करेंगे, यहाँ पे भी हमने नहीं की थी, ठीक है। चलिए उसके अलावा मेरे पास अब होगी साइनेप्सिस। नाउ व्हाट इज साइनेप्सिस? यहां पे मेरे पास इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। तो मान लीजिए ये ऐसा है और ये इससे जुड़ा है,
तो यार समझो, ये सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स है, दिस इज सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये क्या है, दिस इज सिनैप्सिस। तो यहां पे एक्सचेंज हो रहा है, यहां पे बेटा क्या होता है, सिनैप्सिस में देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ, एक ये होमोलोगस है और एक अपने पास ये होमोलोगस है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में साइनैप्स होगा, एक्सचेंज होगा। तो ये बेटा याद रहे पिकाइटिन स्टेज में आता है। रिकॉम्बिनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है तो एक नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे और इस चीज को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन रहे हैं, जहां जहां पे ऐसे होगा उनको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, और विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो याद रखिए ये सारे वर्ड पेकाइटिन से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट मेरे पास आएगी डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में अपने सेंट्रियोल और दूर चले गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काफी गायब हो गया, ठीक है, और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर ये जो हुई, ये जो एक्सचेंज हुआ बेटा, ये दोनों अब अलग हो जाएंगे। यहां पे डिसोल्यूशन ऑफ द सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, लेकिन कैसा, इसको दोबारा से सुनो, अब मैं आपको अपने हाथों से बता रही हूं। देखिए बेटा, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम था, ये मेरे पास दोनों, पहले क्या हुआ, जाइगोटीन में ये दोनों पास पास आ गए, इनके बीच में कनेक्शन बटा। पैकेटीन में नॉन सिस्टर की यहाँ पे क्या हो गई, पैकेटीन की नॉन सिस्टर में यहाँ पे सिनैप्सिस हो गई। अब डिप्लोटीन में क्या होगा, जो सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स था वो टूट जाएगा, तो यहाँ पे इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स है वो टूट जाएगा, केवल वही से रह जाएगा जहां पे आपकी सिनैप्सिस हो रही है। सो लुक एट हियर बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। सो डिसोल्यूशन मतलब ये जो हमारा सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स था, ये अब हम यहां पे नहीं बनाएंगे, अब देखो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, ब्लू वाला नहीं बनाया, लेकिन इस जगह से यहां पे अभी बाकी है, इसको कहेंगे कि एस मेटा एक्स शेप स्ट्रक्चर। सॉरी, देखिए बेटा, पूरा सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो गया एक्सेप्ट फ्रॉम हियर, तो यहां पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहेंगे कि एज मेटा दिस टेक्स प्लेस इन द डिप्लोटीन, क्योंकि धीरे धीरे अलग होंगे ना एक दूसरे से, एकदम तो झटके से अलग नहीं होंगे। अब फाइनली डाइकाइनेसिस में ये अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाएगी, सेंट्रियोल भी काफी ऑपोजिट तक आ गए, और न्यूक्लियोलस गायब हो गया, ऑर्गेनेलीज गायब हो गया, स्पिंडल मेरे इनमें से बनने स्टार्ट हो गए, और टर्मिनलाइजेशन मतलब जहां से सिनैप्स हो रहा था रीजन, वो भी सेपरेट हो जाएगा। तो सेपरेट होने के बाद अब ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, इसमें कुछ इसका पार्ट आ गया। अब मान लो मैं एक में नहीं दिखा रही हूं, मान लो मैं एक ही में दिखा रही हूं, ठीक है, एक पेयर में दिखा रही हूं, येलो वाले का कुछ पार्ट व्हाइट में आ गया, व्हाइट वाले का कुछ पार्ट येलो में आ गया। सो ये मेरे होमोलोगस के बीच में यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गई सिनैप्सिस की वजह से, ठीक है। चलिए, नाउ द प्रोफेस वन। अब आगे तो बहुत सिंपल है, ये सारी स्टेजेस हैं, ये लेप्टोटीन, ये जाइगोटीन पे सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, ये इस तरीके से आगे टेट्राड दिख रहा है, ये मेरा यहाँ पे
अब सिनेप्सिस होगी, फाइनली केवल कियास्मेटा बचेगा, फिर मेरी आगे की चीजें होंगी। सो यहाँ पे मेटाफेज 1। सो मेटाफेज 1 में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो बेटा इक्वेटोरियल प्लेट में आएंगे। तो देखिए पॉइंट सेम ही है माइटोसिस की तरह, सेंट्रियोल ऑपोजिट। अब मैं केवल डायग्राम से बनाऊंगी। सेंट्रियोल ऑपोजिट आ गए, स्पिंडल फाइबर बेटा बनने लगेंगे और अपने होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में आ रहे हैं। तो एक्चुअली 2 इक्वेटोरियल प्लेट है यहां पे, देयर इज 2 इक्वेटोरियल प्लेट। तो सेंट्रोमियर तो नहीं टूटेगा ना, तो ये इसके काइनेटोकोर से ऐसे पूरे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, देयर इज 2 इक्वेटोरियल प्लेट। नाउ एनाफेज 1 में क्या होगा, ये स्पिंडल शॉर्ट होगा, स्पिंडल अपना शॉर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, सेंट्रोमियर डू नॉट ब्रेक। सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा, ऑपोजिट पोल्स में होमोलोगस क्रोमोसोम का सिंगल सिंगल सेपरेशन हुआ है। अब देखिए कैसे, स्पिंडल छोटे हो गए, अपना एक यहां आ गया, एक यहां, ऑपोजिट पोल्स पे कौन से आए हैं, ये वाले आए हैं। सो क्रोमोसोम यहां पे डबल नहीं हुआ। अभी तक हमारे पास, अभी भी हमारे पास 4 ही क्रोमोसोम चल रहे हैं। शुरुआत से अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास 4 ही क्रोमोसोम चल रहे हैं बेटा, हमारे पास 4 ही क्रोमोसोम है, 4। यहाँ पे भी प्रोफेज 1 में भी 4 है, मेटाफेज में भी अपने पास 4 है, और एनाफेज में भी अपने पास 4 है। एंड नाउ टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा, सेंट्रियोल गायब, सेंट्रियोल अपनी अपनी जगह, स्पिंडल फाइबर गायब, इसका क्रोमोसोम इसका हो जाएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, एक यहां आ गया, एक एक यहां आ गया, एक्सचेंज दिखा देती हूं। तो जो एक्सचेंज हुआ, हाँ, तो देखिए ये एक इस वाले सेल में चला गया, एक उस वाले सेल में चला गया। ठीक है, फाइनली मेरे पास क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, और अपने पास 2 सेल आ जाएंगे। सो 2 डॉटर सेल्स, इसमें भी 2 क्रोमोसोम, इसमें भी 2 क्रोमोसोम। सो मियोसिस 1 में इस तरीके से क्रोमोसोम आधा होता है। क्लियर? एंड नाउ वी हैव मियोसिस 2, जिसमें फिर से सारी चीजें होंगी, इंटरकाइनेसिस होगा, एस फेस नहीं होगा। तो मेरे पास फिर से अब अपने पास क्या होगा, देयर इज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 एंड अगेन साइटोकाइनेसिस। तो अपने पास कैसे कैसा सेल है, वैसा सेल है ये। प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी धीरे धीरे, और अपने पास क्रोमोसोम बनता है, सेम कहानी इस तरीके का है। अब मैं एक ही सेल से बना रही हूं, मैं एक ही वाला सेल ले लिया मैंने, ठीक है, इस एक सेल से बना रही हूं। चलिए, फिर अपने पास माइटोसिस में क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, स्पिंडल बन गए, अटैच हो जाएंगे, और सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगी। ठीक है, अब जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए, यानी बिल्कुल माइटोसिस की तरह,
तो एक एक इधर आ गई, अब ऐसे आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम 2, यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम हो गए। टीलोफेज में फिर से वो इस तरीके से हो जाएगा अपने पास, और फाइनली साइटोकाइनेसिस जब स्टार्ट हो जाएगी खत्म, तो अपने पास 2 सेल बन जाएंगे। अब ये मैं क्रोमैटिन नहीं बना रही हूं, समझाने के लिए बता रही हूं क्रोमोसोम, वैसे तो टीलोफेज में बन जाएगा। सो मेरे पास एक सेल से 2 डॉटर सेल्स आए, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड सेल से 2 आएंगे। सो टोटल मेरे पास 4 डॉटर सेल होंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 क्रोमोसोम। सो 4 क्रोमोसोम से शुरुआत की थी एंड फाइनली 2-2 क्रोमोसोम सबके पास हो गए। दिस इज हाउ मियोसिस टेक्स प्लेस, और इस तरीके से क्रोमोसोम आधा होता है। आई होप बेटा आप सभी को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम चैप्टर को 1 शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स, एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड थैंक यू।